एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा पर्टिकुलर सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं नए सब्सटेंस में, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन और मोर देन वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ one or more than one substance into another new substance is known as chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो सब आप लोगों ने क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। याद आया होगा आप लोगों को, है ना। क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में जो हम सब्सटेंस लेते हैं जिसको आपस में रिएक्ट कराना होता है, उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। फिर जब वो सब्सटेंस रिएक्ट हो जाते हैं तो नए सब्सटेंस बनते हैं, तो उन नए सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये होगी सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी केमिकल रिएक्शन की। ओके, चलिए अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ते क्या है तो उसको समझते हैं। तो देखो, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, जिससे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। मीन्स ये टॉपिक कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। और कैलकुलेशन किसका, तो कैलकुलेशन इसका रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी और प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी। मीन्स रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी आपस में रिएक्ट होगी और प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी आफ्टर रिएक्शन। तो इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक। और यही क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज the calculation involving the amount of reactants reacted and the amount of products formed in terms of either gram, either mole or volume of the gaseous substance। मीन्स हम जो क्वांटिटी मेजर करेंगे वो क्वांटिटी किसी भी टर्म्स में हो सकती है, मास के टर्म्स में भी हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी हो सकती है, मोल्स के टर्म्स में भी हो सकती है और किसी गैस के वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा जो हमने मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी यूज होगी और प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग, हमें इस टॉपिक को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन आप लोग बनाते हो, तो वो केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना, ठीक। तो कोई भी इक्वेशन भी हो
वो इक्वेशन कैसी रहनी चाहिए, बैलेंस्ड रहनी चाहिए। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है, ठीक है, कि रिएक्टेंट साइड जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट साइड जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की क्वांटिटी के, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड should be equal to number of atoms of each element in the product side. Then the equation will be known as balanced chemical equation. Okay? चलिए, अब जैसे आप लोगों के सामने एक इक्वेशन दिख रही है, तो इस इक्वेशन में बैलेंसिंग है कि नहीं, या फिर इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में कार्बन की कितनी क्वांटिटी 1, फिर इस तरफ प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी कार्बन की 1, कार्बन इक्वल है, मींस बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर अब देखिए, इसमें अगर आप लोग सब्सटेंस को मास या फिर मोल में कन्वर्ट करोगे तो वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप्स होती है उसको समझो, है ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये आप लोगों की स्टेप नंबर 1। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि सब्सटेंस के सामने कौन सा नंबर यूज किया हुआ है, ठीक है, यानी कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना। हम नंबर यूज करते हैं ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और अगर नंबर नहीं लिखा होता तो उस सिचुएशन में वहां पर हम क्या एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और इक्वेशन लेता हूं, H2 plus O2 to form H2O। ओके, अब इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन क्या है, अभी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम है और इस तरफ ऑक्सीजन के 1 ही एटम है, मींस ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो या तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के आगे कोई नंबर यूज कर लें, या फिर इस सिंबल के आगे कोई नंबर यूज कर लें, ताकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होता है, बराबर होता है दोनों तरफ। तो ज्यादा बेटर होगा हम इस तरफ बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर अगर हम हाफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाफ हम फ्रैक्शनल नंबर भी यूज कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हाफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 1, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या था, H2 plus O2 to form H2O। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस तरफ 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन की एटम चेंज हो जाती, इसमें कितने रहते 4 और यहाँ पर कितने थे 2, तो हम यहाँ पे फिर वापस से बैलेंस कर देते, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते, जिससे हाइड्रोजन के एटम भी क्या हो जाते, एडजस्ट हो जाते। ओके, तो अब इस सिचुएशन में ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस है, और ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस है, ठीक। और ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होगी इक्वेशन को किस तरीके से रीड किया जाता है ना। अब हम इक्वेशन को किस तरीके से रीड करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन में मेंशन्ड सब्सटेंस के फॉर्मूलों के सामने जो नंबर यूज किया हुआ है उस नंबर को क्या लेके चलना है, मोल लेके चलना है, मतलब उसको मोल का टर्म लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन के सामने 1 है, तो इसको क्या पढ़ोगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। फिर O2 के सामने कितना है, हाफ, तो इसको क्या पढ़ोगे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। फिर H2O के सामने कितना है 1, तो इसको क्या पढ़ोगे 1 मोल ऑफ H2, है ना। तो यहाँ पे सब्सटेंस के किसी भी केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस के फॉर्मूले के सामने जो भी नंबर यूज किया जाता है उस नंबर को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो ये जो नंबर्स है ना, अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम क्या नाम देंगे, मोल का नाम देंगे, ठीक है, या फिर मोल की लैंग्वेज में इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो पढ़ते हैं, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2।
ये हो गया इस इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2O, ये एक लैंग्वेज हो गई। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को देखो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। तो पहली स्टेप तो क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अगली स्टेप क्या है कि उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस के फॉर्मूले या फिर सिंबल के सामने मेंशन्ड नंबर दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल का टर्म देकर मोल की लैंग्वेज में उस इक्वेशन को पढ़ना और समझना, ठीक है, कि एक्चुअली इक्वेशन में हो क्या रहा है ना। जिससे हमें रिएक्टेंट की कितनी मोल क्वांटिटी यूज हो रही है और प्रोडक्ट की कितनी मोल क्वांटिटी बन रही है वो पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट स्टेप। फिर देखो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में यूज होता है और कौन सा प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनता है ना। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 मोल of carbon react with 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen to form 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे। मींस हमें इक्वेशन से ये पता लगेगा कि एक्चुअली इक्वेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है और रिएक्शन में रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है और प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। ओके, फिर अब देखो हम इसको कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कार्बन के सामने 1 था तो 1 मोल, ऑक्सीजन के सामने 1 है तो 1 मोल, और CO2 के सामने 1 है तो 1 मोल, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन रिएक्टेंट की आपस में रिक्वायरमेंट भी समझ सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट को कौन सा रिएक्टेंट कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कार्बन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक लैंग्वेज हो गई। फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम रिएक्टेंट को एनालाइज करें तो वो कैसा हो जाएगा कि टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन वी रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे हम दूसरी इक्वेशन को देखें, H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O। तो पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इस बैलेंस इक्वेशन को हम रीड कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो पहली लैंग्वेज मोल की लैंग्वेज, तो मोल की लैंग्वेज में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। ये हो गई मोल रिक्वायरमेंट, ठीक है। या फिर कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे तो हम बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने कहा था। तो हम अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बोले तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो to prepare 2 mole of H2O we require 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट की आपस में रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं
और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको भी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमारी होगी सेकेंड स्टेप। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये जब आप लोगों को समझ में आएगा तभी आप लोगों से क्वेश्चंस बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के। चलिए फिर देखो, हमें क्वेश्चंस में क्या रहता है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ग्राम में पूछ लेता है। मीन्स मास की लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो हम मास की लैंग्वेज में भी इक्वेशन को रीड कर सकते हैं। तो वो कैसे रीड किया जाता है उसको समझते हैं। तो देखो, मैंने यहां पे लिखा C प्लस O2 टू फॉर्म CO2। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारी क्या आएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल की लैंग्वेज में नीचे पुट करना। तो 1 मोल एंड 1 मोल, ये तो हो गई मोल की लैंग्वेज में। फिर हम इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल कार्बन मीन्स 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 44 ग्राम। तो ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्जन रिएक्शन का। अब जब ग्राम में कन्वर्जन हो गया तो हम ग्राम की लैंग्वेज में भी इक्वेशन को पढ़ सकते हैं। वो कैसे, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and also 32 gram of oxygen required 12 gram of carbon to form 44 gram carbon dioxide। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से to prepare 44 gram of carbon dioxide from carbon and oxygen we require 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen। तो ये हो जाएगी मास की लैंग्वेज में इक्वेशन को रीड करना। ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज जब हमें पढ़नी आएगी तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी में देखो, हमें अगर कोई बोले कि कार्बन के 3 मोल के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हम उस कैलकुलेशन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पर या फिर इस नॉलेज से, इस इनिशियल नॉलेज से। तो हम ये इनिशियल नॉलेज होगी तो हमें जो पूछा जा रहा है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो हमें पता है कि कार्बन के 1 मोल को ऑक्सीजन का भी 1 मोल ही रिक्वायर्ड है। इसका मीन्स कार्बन के 3 मोल को ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल। आएगा सर, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। और फिर अगर इसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी बनी वो पूछ लेता तो उस इक्वेशन में फिर से हम क्या लगा सकते थे, मैथमेटिक्स लगा सकते थे और आसानी से अपना आंसर निकाल सकते थे कि 1 मोल और 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनता है, तो 3 मोल और 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर अगर मास की लैंग्वेज में अगर पूछ रहे हैं तो मास की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे कि 1 मोल कार्बन मीन्स 12 ग्राम, तो 3 मोल कार्बन मीन्स 36 ग्राम, है ना। अब 36 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे, तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, मोल दैट इज 3 इंटू मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का 32, तो 3 इंटू 32 ग्राम, तो इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, 3 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ऐसे कुछ लॉजिक और देखते हैं।
इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन CH4 plus O2 to form CO2 plus H2। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी? बैलेंसिंग। तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन बैलेंस किया जाता है, तो कार्बन की क्वांटिटी ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर हाइड्रोजन के बाद फाइनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 2 + 2 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को पढ़े अपन, तो अपन कैसे पढ़ सकते हैं? 1 मोल ऑफ मीथेन require 2 mole oxygen to form 1 mole CO2 and 2 mole H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को मोल की लैंग्वेज में आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, फिर अगर मास की लैंग्वेज में पढ़े, तो मास की लैंग्वेज में 1 मोल ऑफ CH4 मींस 16 ग्राम रिक्वायर 2 मोल ऑफ O2 का 1 मोल कितना होगा? 32 ग्राम, तो 32 × 2 दैट इज 64 ग्राम टू फॉर्म 1 mole of CO2 means 44 gram and 2 mole of H2 means 36 ग्राम। यहाँ पे CO2 और यहाँ पे H2 आएगा समझ में? तो इस तरीके से हम मोल की लैंग्वेज में और मास की लैंग्वेज में इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमें जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बोला जा रहा है कि 3 मोल मीथेन के कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब वो कितना डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन से टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, मींस मोल्स के टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए कि मास के टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना? तो देखो मोल्स के टर्म में निकालना है तो 1 मोल CH4 कितना रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 3 मोल CH4 कितना हो जाएगा? 3 × 2 दैट इज 6 मोल ऑक्सीजन। फिर उससे हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा अगर कि 3 मोल मीथेन के कंबशन से कितना मोल CO2 बनेगा और कितना मोल H2O बनेगा, तो उसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बनता है, तो 3 मोल CH4 से 3 मोल CO2 बनेगा। फिर 1 मोल CH4 से 2 मोल H2O बनता है, तो 3 मोल CH4 से 3 × 2 दैट इज 6 मोल H2O बनेगा, है ना? तो इस तरीके से हम आपस में रिलेशन निकालकर आसानी से क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अभी हमारा इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का। ठीक है, चलिए तब तक इसको नोट करिए। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक जनरल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मान लो शुगर की प्राइस कितनी है? 20 रुपीज पर किलोग्राम, मीन्स 1 kg शक्कर मिलती है 20 रुपए में, है ना? ये उसकी रेट है, शक्कर की रेट है। ठीक है, तो पैसे और मास के बीच में क्या रिलेशन है कि 20 रुपए होंगे तो 1 किलोग्राम शक्कर मिलेगी,
और 1 किलोग्राम शक्कर के लिए कितना रुपए चाहिए? 20 रुपए चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें शुरुआत में कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, मींस जो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के बाद वो रिएक्टेंट हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट उसे कहेंगे जो कि जिसकी रिएक्शन में कमी पड़ जाएगी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं होगी। मींस वो तो पूरा कंज्यूम होना ही है। ठीक है, अब इसको आसान भाषा से समझते हैं अपन। तो देखो, रेट आप लोगों को पता ही है शक्कर की कितनी रेट है ना? सस्ती है वैसे, बट कोई बात नहीं, हम एग्जांपल में ले सकते हैं, है ना? अब देखो, मान लो हमारे पास इस कंटेनर में शुगर अवेलेबल है 20 किलोग्राम। तो हमारे पास शुगर कितनी दी हुई है? 20 किलोग्राम शुगर दी हुई है ना? अब दो अलग अलग केस है। केस नंबर 1, हमारे पास कितने पैसे हैं? 200 रुपए। तो अब ये बताओ 200 रुपए में कितनी शक्कर आएगी? ठीक है, यहां से लॉजिक लगाओ कि 20 रुपए में 1 किलोग्राम शक्कर आएगी। तो 200 रुपए में 200 में कितनी आएगी? 10 किलोग्राम। और हमारे पास अवेलेबल कितनी है शक्कर? 20 किलोग्राम। मीन्स 20 किलोग्राम से हम 10 किलोग्राम शक्कर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगी? शक्कर बच जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से कंज्यूम क्या कौन हुआ? पैसा कंज्यूम हुआ। तो जो पूरी तरीके से कंज्यूम होता है वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो फिलहाल हमारे लिए इस पर्टिकुलर केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? पैसा हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसा पूरा क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस नजरिए से देखिए कि अगर आप लोगों को पूरी की पूरी शक्कर खरीदनी थी, तो पूरी शक्कर खरीदने के लिए आप लोगों को पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है? तो उसको समझते हैं। तो 1 किलोग्राम 20 रुपए में मिलता है, तो 20 किलोग्राम कितने मिलेगा? तो 20 किलोग्राम कितने मिलेगा? 400 रुपए मिलेगा। लेकिन हमारे पास 400 रुपए तो है ही नहीं, मतलब पैसे की क्या हो गई? कमी हो गई। तो पैसे की कमी हो गई तो पैसा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मींस हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि वो रिएजेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, या फिर जिस सब्सटेंस की कमी पड़ जाती है वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, पहले केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? मनी, पैसा। ओके, फिर सेकंड केस देखो। सेकंड केस में हमारे पास पैसे कितने हैं? 500 रुपए। ठीक है, और शक्कर कितनी अवेलेबल है? 20 किलोग्राम अवेलेबल है ना? ये दूसरा केस है। तो हम चेक करेंगे कि 500 रुपए में कितनी शक्कर आ सकती है। तो देखो, यहां पे 20 रुपए में 1 किलोग्राम शक्कर आती है, तो 500 रुपए में कितनी आएगी? तो 1/20 into 500 kg, and that will be equals to 25 kg। तो कितनी शक्कर आएगी? 25 किलोग्राम। लेकिन हमारे पास शक्कर तो 20 किलोग्राम ही अवेलेबल है। मीन्स शक्कर की क्या होगी? कमी बढ़ गई। अब शक्कर की कमी बढ़ गई, इसका मतलब शक्कर क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? शुगर। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि शुगर जो है 20 किलोग्राम पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, बट मनी जो है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होगा। मीन्स 500 रुपए में कितनी शक्कर आती है? 25 किलोग्राम आती है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि 20 किलोग्राम शक्कर के लिए कितना रुपए चाहिए? तो 20 किलोग्राम शक्कर के लिए कितना रुपए चाहिए था? 400 रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए चाहिए, तो 20 किलोग्राम के लिए कितना रुपए चाहिए? 400 रुपए चाहिए। और हमारे पास कितने हैं? 500 रुपए। मीन्स 500 रुपए में से 400 रुपए खर्च हो जाएंगे और 100 रुपए बच जाएंगे। आ रही बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनी और शुगर के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो दोनों में से
एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कम प्रेजेंट है, तो जो कम प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो बाय डिफॉल्ट जो ज्यादा प्रेजेंट है वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि पहले केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, मनी था, तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया, एक्सेस रिएजेंट शुगर हो गया। तो सेकंड केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, शुगर, तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए फिर अब अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन के लिए लगाएं, H2 plus O2 forms H2O, फिर बैलेंस कर लिया हमने, है ना। फिर अब देखो हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 6 मोल H2 है और 5 मोल्स O2 है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या लॉजिक लगाओगे, तो लॉजिक लगाने के लिए आप लोगों को इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल ऑफ H2 require 1 mole O2 and we have 6 mole H2. So 6 mole H2 require how much? 1 by 2 into 6, that will be equals to 3 mole O2. ठीक है, मीन्स हमारे पास जो 6 मोल हाइड्रोजन था उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी, 3 मोल है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है कितना, 5 मोल, मीन्स ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, इस वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंज्यूम हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर ऑब्वियस बात है जो रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही कौन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मेन्स हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी किससे निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट निकालनी है। ठीक है, तो देखो 6 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ O2, तो 5 मोल ऑक्सीजन में से 3 मोल ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और 2 मोल ऑक्सीजन बचा रहेगा। ठीक है, फिर वाटर कितना बनेगा, तो वाटर कितना बनेगा वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारी केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंज्यूम हो रहा है। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में H2O निकालते हैं, तो देखो हाइड्रोजन के 2 मोल से H2O का 2 मोल बनता है, तो हाइड्रोजन के 6 मोल से H2O कितना बनेगा, 6 मोल ही बनेगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ H2O formed will be equals to 6 mole. आई बात समझ में? ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ऑक्सीजन से निकालते हैं कि ऑक्सीजन से कैलकुलेशन करते हैं H2O की अमाउंट निकालने के लिए, तो आप लोगों का आंसर गलत आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से H2O कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो हमारे पास कितना है, 5 मोल है, तो 5 मोल में कितना बनना चाहिए था, 5 into 10 मोल्स H2O बनना चाहिए था, जबकि कितना बन रहा है, 6 मोल बन रहा है। तो 10 मोल क्यों नहीं आया, तो वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि ऑक्सीजन का 5 मोल कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का पूरा 5 मोल कंज्यूम नहीं हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्यों प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो कि कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ आया कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में
सारे रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन दी हो, मतलब हर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हो, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है, मींस लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी किसमें दी हुई है, ग्राम में दी हुई है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसका कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा। ठीक है, मींस सब्सटेंस की अलग अलग टर्म्स में क्वांटिटी दी हुई है ना। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो हमें पता है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फिर ये होगी पहली स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, बैलेंस करना। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है ना। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, मोल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना। तो जिस सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है उस सब्सटेंस के सारे टर्म्स नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के सामने 1 है, मतलब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना होता है, सब्सटेंस के फॉर्मूले के सामने जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मोल की लैंग्वेज में नीचे नोट कर लेना। हाँ, तो CaCO3 के सामने 1 मोल, फिर कैल्शियम ऑक्साइड के सामने 1 मोल। तो फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लिखा हुआ है ना। फिर CO2 के सामने 1 मोल। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है। फिर हमें देखो क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लें। दोनों तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ज्यादा सही लगता है मोल को मास में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, 100 ग्राम। ये तो निकाल सकते हो मोल कॉन्सेप्ट लगाकर। तो 100 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। 1 मोल CO2। अब CO2 रिस्पेक्ट में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में एसटीपी वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हमें एज्यूम करके चलना है कि हाँ क्वेश्चन कंडीशन एसटीपी की कंडीशन है। और एसटीपी की कंडीशन में 1 मोल CO2 कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये हमारे पास सीधा रिलेशन आ गया कि 100 ग्राम से कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम मिलेगा। तो हमें कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम। 25 ग्राम, तो 25 ग्राम से कितना मिलेगा, 22.4 अपॉन 100 इंटू 25 लीटर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो जब भी स्टोइकियोमेट्री और केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहली स्टेप क्या होगी, इक्वेशन लिखना, फिर इक्वेशन को लिखकर उसको बैलेंस करना, फिर बैलेंस करने के बाद सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग वहां पर उनके मोल क्वांटिटी को नोट करना, फिर मोल क्वांटिटी को नोट करने के बाद क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन में किस सब्सटेंस की कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, मींस मास दिया हुआ है कि वॉल्यूम दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, व्हाटएवर, है ना। फिर उसकी लैंग्वेज में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, फिर फर्दर फाइनली मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व करना। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड ऑन रिएक्टिंग 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ H2। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन।
इक्वेशन क्या है, N2 प्लस H2 टू फॉर्म NH3 फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। ओके, फिर बैलेंस करोगे, N2 में नाइट्रोजन 2 आइटम्स, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2 और नाइट्रोजन का 1, उसको यहाँ पे मोल की लैंग्वेज में लिखना। तो 1 मोल ऑफ N2, यहाँ पर 3 मोल और यहाँ पर 2 मोल। ओके, फिर हमें क्वेश्चन में जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनके मास दिया हुआ है, तो मास की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो देखो 1 मोल ऑफ N2 मीन्स 28 ग्राम, 3 मोल ऑफ H2 मीन्स 6 ग्राम। ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कितने रिएक्ट हुए हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में बनता है। चलिए अब देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम। हमारे पास नाइट्रोजन कितना अवेलेबल, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिए होगा, हाफ ऑफ 6 दैट इज 3 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, फिर अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम है। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। पहला पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कि कौन सा रिएक्टेंट कम पड़ गया। ठीक है, तो देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, जबकि है कितना, 6 ग्राम। ठीक है, सॉरी 14 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 3 ग्राम चाहिए था, लेकिन है कितना, 6 ग्राम, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए था, लेकिन है कितना, 14 ग्राम। 28 चाहिए था, है 14 ग्राम, मीन्स कमी आ गई इसकी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का 14 ग्राम हाइड्रोजन के 3 ग्राम को यूज करके रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का हमारे पास 6 ग्राम अवेलेबल है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड अवेलेबल। तो ऑब्वियस बात है 14 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन क्या कहलाया, लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब नाइट्रोजन से हम क्या निकालेंगे, अमोनिया की क्वांटिटी निकालेंगे। तो वो कैसे, तो नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम से 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनता है, 2 मोल्स अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मीन्स 17 into 2 that is 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम NH3। तो 14 ग्राम है हमारे पास नाइट्रोजन, तो उससे कितना मिलेगा, हाफ ऑफ 34 दैट इज 17 ग्राम अमोनिया। तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चंस में हर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हो, मींस लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट STP required to burn completely 1 liter of butane। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ब्यूटेन
का ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराना है, बर्न कराना है। तो ब्यूटेन क्या होता है? C4H10, सभी को पता है, क्लास 10 में पढ़ रखा है आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर C4H10 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, और जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड H2। तो ये तो होगी पहले हमने इक्वेशन लिखी। फिर इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के सबसे पहले कार्बन की 4 एटम, कार्बन का 1 एटम, 4 का मल्टीप्लिकेशन। फिर हाइड्रोजन के 10 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 into 2 दैट इज 8 plus 5 13। तो 13 एटम्स करने के लिए 13/2, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। अब उसके बाद ब्यूटेन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जब गैसेस स्टेट में सब्सटेंस होगा तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डायरेक्टली वॉल्यूम का टर्म्स दे सकते हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस के सामने जो नंबर है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम मोल मान के चल रहे थे। तो वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में हुआ तो हम उस सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम का टर्म्स भी दे सकते हैं, मतलब हम उसको वॉल्यूम मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 है तो 1, और वॉल्यूम के यूनिट्स में आप लीटर ले सकते हो, ml ले सकते हो, व्हाटएवर। तो जो यूनिट जिस सब्सटेंस के लिए दिया जाएगा वही यूनिट अगले सब्सटेंस के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर लीटर लिया तो इसके लिए भी लीटर ही लेंगे। तो 1 लीटर C4H10, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, फिर इसके लिए 13/2, तो 13/2 लीटर ऑक्सीजन। और हमें डायरेक्टली क्या मिल गया? आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो 1 लीटर ब्यूटेन के लिए ही पूछ रहा था। तो 1 लीटर ब्यूटेन को कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है? 13/2 लीटर, दैट इज 6.5 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। फिर वैसे यहाँ पर मान लो 2 लीटर बोलता, 2 लीटर ऑफ ब्यूटेन बोलता, तो हम क्या करते? 1 लीटर के लिए कैलकुलेशन लगाते, फिर उसके 1 लीटर के लिए रिलेशन बनाते, फिर उसके बाद 2 लीटर के लिए कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। चलिए, तो आज हमने स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझे और सीखे, और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। आप लोगों को अब PDF के फॉर्म में होमवर्क मिल जाएगा, उनको सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो उससे क्या है, क्वेश्चन में इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो सब हम सीखेंगे, और साथ ही साथ कुछ नए बेसिक टर्म्स भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।